नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बुरी आदत जाते जाते ही जाती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ये सबक भी नहीं सीखते। चीन को भारत के बढ़ते इकोनॉमिक ग्रोथ, मेक इन इंडिया के जलवे से काफी दिक्कत है। उसे भारत एक खतरे के तौर पर नजर आ रहा है। भारत को रोकने के लिए उसने एक तरफ रेयर अर्थ मिनरल जैसे जरूरी एक्सपोर्ट रोक दिए, वहीं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जमकर मदद की, लाइव डेटा भी दिए। लेकिन चीन क्या इस डबल गेम में कामयाब हो पाएगा? जी हां, भारत की तेज ग्रोथ से चीन की बेचैनी बढ़ी हुई है। पाकिस्तान की मदद में इजाफे की बात सामने आई, आर्थिक फ्रंट पर भी मुश्किल बढ़ाई जा रही है। चीन ने स्ट्रेटजी के तहत रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई भी रोकी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अप्रैल से चीन ने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट कम कर दिया है। अब बता दें कि रेयर अर्थ जो ये होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो सेक्टर, ईवी कंपोनेंट, इन सभी में मैग्नेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। भारत को ज़रूरी मशीनों और पार्ट्स की डिलीवरी भी रोकी गई है। सप्लाई में कमी से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर्स की चुनौती बढ़ सकती है। चीन की मिनरल एक्सपोर्ट पाबंदियों को एक तरह से जीटीआरआई ने वेकअप कॉल्स माना है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का साफ तौर पर कहना है कि कुछ तात्कालिक कदम उठाने पर जोर देना होगा। भारत को चीन पर निर्भरता कम करने पर फोकस करना चाहिए। इन सब के अलावा बहुत से और भी इस तरह से इस टाइमलाइन में खबरें आई जिसने पूरी तरह से अब चिंताएं बढ़ा दी हैं, और उसमें एप्पल का जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन चेन्नई प्लांट से चीनी इंजीनियर्स हटाने के लिए दबाव बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अचानक जो सामने आ रही हैं, ये क्या एक तरह से ड्रैगन का कह सकते हैं ट्रेड वॉरफेयर है? ये बड़ा सवाल है और तमाम बातें सामने आई हैं। सुमिता मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमिता, ज़रा हमें बताएं, जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं उनकी टाइमिंग पर भी सवाल उठते हैं। मतलब जो भी बातें सामने आ रही हैं, रेयर अर्थ का मामला थोड़ा ज़रूर पुराना है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी नहीं है। वहीं बात करें बाकी चीज़ों की, जीटीआरआई की चिंता की, बाकी जो लाइव डेटा उपलब्ध कराने की, पाकिस्तान की मदद करने की बात सामने आई है, ये सारी बातें बड़े चिंता की ओर इशारा कर रही हैं और ये बता रही हैं कि ड्रैगन की ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का अब हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है। जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है या नहीं है, और चाइना आखिर चाहता क्या है, क्योंकि उसने काफ़ी डबल स्पीक किया। आपने देखा होगा, पहले उन्होंने एक इशारा किया जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर शुरू हो गया कि हम इंडिया के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स सेवरल डिप्लोमेटिक लेवल्स पे भी मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह का मिलना हो या फॉरेन सेक्रेटरी का जाना हो चाइना, या उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनका यहाँ पे आना हो। कुछ ही दिन पहले रेयर अर्थ के इशू के चलते ही उनके ऑफिशियल्स जब यहाँ पे आए, तो उनका एक तरीके से ये रुख है कि हमें इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना है रिलेशंस, और दूसरी तरह जो है वो इकोनॉमिक मेजर्स ये इंडिया के ऊपर इंपोज कर रहे हैं। देखिए, जब आपने रेयर अर्थ्स की बात की तो उन्होंने बोला है कि प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए रेयर अर्थ्स के लिए, और ये जो है ये काफ़ी कंट्रीज़ को इम्पैक्ट किया है। तो डेफिनेटली सवाल मन में उठता है कि टाइमिंग के ऊपर, यही टाइमिंग पे उन्होंने कर्ब्स क्यों इम्पोज किए और इसी समय क्यों उन्होंने प्रोसीजर्स को मुद्दा बनाया और उठाया हुआ है। तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट करता है, सिग्नल करता है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ रही है। कंपनीज जैसे कि एप्पल हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं अपना सप्लाई चेन को सॉलिड बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया एक ट्रस्टेड ज्योग्राफी की तौर पे माना जाता है और देखा जाता है इन सभी देखा जाता है इन सभी ब्रांड से, कंपनी से। और अगर एप्पल अपना डिपेंडेंस यहाँ पे बढ़ाएगा इंडिया में, डेफिनेटली वो चाइना से जो बिजनेस है वो यहाँ पे मूव होगा, और जो उसकी एक ऑटोनॉमी बनी हुई थी उसको डिस्ट्रप्शन होगा उसका। तो डेफिनेटली ये जो डबल स्पीक है इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता ही है। बट अगर हम आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी बता दें, उसके अंदर ये हुआ है कि डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी जो है लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने बोला है कि चाइना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहा था। उन्होंने बोला है कि ना ही सिर्फ उन्होंने अपने ये जो वेपन्स हैं वो टेस्ट किए हैं, और ये उसके लिए एक टेस्टिंग लैब था कि इंडिया के जो वेपन्स हैं वो जो चाइना के प्रोवाइडेड वेपन्स है पाकिस्तान को, वो किस तरीके से उभरते हैं और किस तरीके से वो कम्पीट कर पाते हैं इंडिया के वेपन्स की तरफ। उन्होंने ये भी बोला, और मैं कोट करूंगी उनको, कि जब डीजीएमओ लेवल टॉक्स हो रहे थे, पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ले रहा था चाइना से हमारे डिप्लॉयमेंट पे, और इसके ऊपर हमें खासा ध्यान देना होगा और एक्शन भी लेना होगा। उन्होंने ये भी बोला कि जब डीजीएमओ टॉक्स चल रहे थे, पाकिस्तान मेंशन कर रहा था कि एक ये वेक्टर जो था वो प्राइम्ड फॉर एक्शन था। तो डेफिनेटली ये हिंट करता है कि चाइना किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, और ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं हुआ है, बट अभी इकोनॉमिक मेजर्स हैं उनके चलते ये मुद्दा काफी बड़ा बन गया है। देखिए, सिर्फ रेयर अर्थ्स की बात नहीं है, रेयर अर्थ्स पे तो उन्होंने एक्सपोर्ट कर्व्स लगाए ही हैं। उसके अलावा फॉक्सकॉन का जो मैटर हुआ है, डेफिनेटली हमें बताया गया है सूत्रों से कि वहां पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने दबाव बनाया है, और जो दूसरी चीज उन्होंने जिसके ऊपर उन्होंने कर्व्स लगाए हैं वो है स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स। तो डेफिनेटली ये बात उभर के मन में आती है कि अगर चाइना को सच में इंडिया के साथ रिलेशंस और टाइज स्ट्रॉन्ग करने हैं और अपना कोऑपरेशन बढ़ाना है जैसे उन्होंने बोला है, तो एक तरफ वो और एक तरफ ये कर्ब्स किस लिए? कि इस दुनिया में, इस बदलती दुनिया में अलाइज और बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ट्रेड भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। वो भी भारत जैसे मार्केट में, जहां पर शायद पूरी दुनिया एक संभावनाओं के तौर पर देख रही है, वहां इस तरह से लगातार रिस्ट्रिक्शन और बाकी चीज़ों के पैंतरे आजमाना बड़े सवाल पैदा करता है। शुक्रिया करेंगे सुमिता आपका इस अहम जानकारी के लिए। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रतन श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, नॉन रेजिडेंट फेलो हैं, अटलांटिक काउंसिल से, हमारे कार्यक्रमों में पहले भी आ चुके हैं। रतन जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान के तौर पर अमित कुमार हैं, जो कि तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में चाइना मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपना भी समय देने के लिए। तो सबसे पहले रतन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कुछ अलार्मिंग माना जाए इसे, जैसा हम सभी कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों की जो टाइमिंग है वो बड़े सवाल पैदा कर रही है। मतलब एक के बाद एक चीज़ें जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से हो रही हैं, रेयर अर्थ को लेकर तो हम चलो पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो सकती है, और ये जो प्रतिबंध हैं या और रिस्ट्रिक्शन हैं उन सभी को देखा जा सकता है, लेकिन बाकी घटनाएं वाकई ऐसा लगता है कि चाइना क्या वाकई भारत की बढ़ती ग्रोथ से उसकी बेचैनी इस कदर बढ़ चुकी है, और उसकी पाकिस्तान और बाकी जो मुल्क हैं उनसे उसके हित इस तरह से सध चुके हैं कि वो अब इस तरह के प्रतिबंधों से गुरेज नहीं कर रहा? प्रशांत जी, आपने यहाँ मुझे बुलाया, इसके लिए शुक्रिया। और इसमें जो आपने सवाल मुझसे किया है, मैं इसको एक तरह से तीन पहलू में देखता हूँ। सबसे पहला तो पहलू है जियोपॉलिटिकल, दूसरा है सप्लाई चेन्स का, और तीसरा पहलू है इसके अंदर भारत की बढ़ती हुई महत्व अमेरिका के साथ सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने में और एप्पल की प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो आप जब डोनाल्ड ट्रंप बने प्रेसिडेंट, उसके बाद उन्होंने चाइना के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए, तो ज्यादातर कंपनियां चाइना से डाइवर्सिफाई करने लग गई, और उन्होंने इंडिया को एक बहुत अच्छा एक ऐसा डेस्टिनेशन माना जिसमें चाइना प्लस वन बोला जाता है। उसके अंदर एप्पल का सबसे बड़ा महत्व यहाँ पे ये रहा है, क्योंकि एप्पल ने फोन मैन्युफैक्चरिंग का पीएलआई का फायदा उठाते हुए भारत को एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन मान लिया। इस समय करीब 1/5 ऑफ एप्पल प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में फॉक्सकॉन के साथ काम कर रहा है एप्पल, टाटा के साथ काम कर रहा है एप्पल। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये काफी टेक्नोलॉजी इस समय चाइना से आती है, और टेक्नोलॉजी ही नहीं, इसमें जो स्किल्स हैं, जो स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट है, स्किल्ड लेबर फोर्स है, वो भी चाइना से आता है, जो हमारे इंडियन वर्कफोर्स को ट्रेन कर रहा है। इस समय एप्पल आईफोन 17 लॉन्च करने की सोच रहा है, और एप्पल अगर आईफोन 17 लॉन्च करेगा, इंडिया से उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बढ़ेगी, और इंडिया की तरफ जैसे हम देख रहे हैं ट्रेड डील हमारी होने वाली है, शायद उसमें हमारा टैरिफ कम रहेगा, तो इंडिया का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का जितनी अभी संख्या है वो और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी और चाइना का महत्व कम होगा। इसको हम अगर इस तरह से देखें कि एक तरफ रेयर अर्थ जो कि चाइना का
रिएक्शन है अमेरिका के सैंक्शंस के अगेंस्ट। दूसरा जो एक्सपोर्ट है लेबर का, स्किल्ड लेबर का, वो हमारी तरफ। और तीसरा इसके अंदर जो एक हिस्सा है वो है कि अगर इंडिया एक ऑल्टरनेटिव बन के उभरता है हाईटेक प्रोडक्शन के लिए, तो ये चाइना के लिए अच्छा नहीं है। तो जियोपॉलिटिकली ये तमाम पहलू जो हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर हैं, खास तौर पे इस पूरे परिदृश्य में देखें। इन सबके बीच में जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट के सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। क्या वाकई आपको भी लगता है कि हमारी जो रफ्तार है, हमारे जो टाइज हैं और हमारे जो लगातार बढ़ता दायरा है और पूरी दुनिया जिस तरह से भारत को संभावनाओं के तौर पर देख रही है, उसने अब ड्रैगन और की बेचैनी बढ़ा दी है? और जाहिर सी बात है, हर क्षेत्र में जिस तरह से भारत दम दिखा रहा है, उसने पूरी तरह से चीन को इस तरह के मेजर्स लेने पर मजबूर किया है। जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून। देखिए, आज के संदर्भ में जब हम 21वीं सदी के 2025 में हैं, तो यदि आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं और जो संभावनाओं की आप बात की हैं, तो भारत का उभरता हुआ एक इट इज अ नोन फैक्ट इन द ग्लोबल, और उसकी आपकी वास्तविकता का सत्यापन जब होता है, जब आप चीजों को उभरते हुए देखते हैं, तो ये 21वीं सदी के अंदर में भारत का और खास करके एशिया में ये तो माना हुई बात है कि भारत एक शक्ति होगी आने वाले 20-25 सालों में। इट माइट क्रॉस एवरीवन इंक्लूडिंग चाइना एंड अमेरिका, जो कि एक पॉसिबिलिटी है। और ऐसा नहीं कि कोई ये बाहर की कोई सोच है कि ऐसा इथोपियन आइडियाज हैं। पैरामीटर्स तो यही कहते हैं। पैरामीटर्स यदि क्या होता है किसी भी कंट्री के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क, यदि आप उस चीज को कहीं मिस कर जाते हैं, यदि आप उसको नहीं कर पाते हैं, तो उसमें एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं 2010 से लेकर के और लगातार ये जो चल रही है, तो सारे पैरामीटर आपके साथ हैं। तो इस पैरामीटर को भी यदि आप जोड़ लें, क्योंकि कुछ पैरामीटर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें इकोनॉमिक बहुत बड़ा है, मिलिट्री का एक अपना योगदान है, और एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि आपको नेतृत्व दे करके वहां तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो इसमें देखिए कहीं भी नहीं है, ये तो सहज ही है ना कि जिस तरह से चाइना, और यदि आप इंडिया की आज अभी बात कर रहे थे आप, मैं सुन रहा था, तो दोनों ने भी अपनी जर्नी मोरलेस सेम समय में शुरू की है। पर चाइना ऐसा लगा कि 1-2-10 वो कहीं भारत से आगे निकल करके आज दूसरे पायदान पे वो खड़ा है, यदि आप देखिएगा। और वो उनकी कारण ये था कि उसके पास जिस तरह से मैन पावर थी और जिस तरह से उनको यूज किया, और उसमें विश्व की अदर शक्तियां थी, जिसमें खास करके अमेरिका था, जो उसको इनेबल किया कि वो निकल पाए, और चाइना निकला उसके कारण। मगर चाइना की जो गलतियां थी, जो उसके एक ड्रैगन की एक सोच है, जब हम उसको येलो रेस की जब बात करते हैं कि हम ही निकलेंगे और दूसरों को हम लेके नहीं चलेंगे, दे आर नॉट फॉर द मल्टीपोलैरिटी। वो नहीं चाहते कि भारत आपके इवन इस रीजन के अंदर में उनके बराबर चले या उनके साथ चले, या वो भी एक ध्रुवीकरण में बने। मोदी जी, आपको पता होगा 2016 के बाद बहुत बार समझाने की चेष्टा की उन्होंने। ड्रैगन एंड एलिफेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो शी जिनपिंग अभी जाकर समझे, वो ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं थी। वुहान में भी 2018 में मोदी जी जाकर उनको समझाए थे, जब वो आए थे तब समझाया। पर अब जाकर के वो लिखते हैं हमारे प्रेसिडेंट को कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन टैंगो। तो ये रियलाइजेशन अभी आई है, जब भारत को ये पता है कि ये कभी भी, आज आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको आना पड़ रहा है। और आपने कहा विश्व के अंदर में जो भी जानता है, देखिए विश्व बहुत छोटा समुदाय अब आज रह गया है, सबको सब चीजें पता है। बहुत सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में 8 करोड़ लोग, बिलियन लोग रहते हैं। 8 बिलियन लोगों को सब पता है आज के ज्यादा कि कहां पर किसकी स्थिति है, कितनी किसकी ताकत है, कौन कैसे करता है। और खास करके देखिए, सोने में सुहागा जब होता है, आपके ऊपर में बाहर का एक ये चीज आता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीजें ऑलरेडी दूसरे तरीके से करवट ले ली। तो विश्व अचंभित है सही कहा कि शायद
ये जो बदलती दुनिया में टकराव और हित बदल रहे हैं, उसकी भी बड़ी भूमिका है और पृष्ठभूमि जो रही है वो भी अपने आप में बहुत मायने रखती है। अमित, ऐसे में सवाल उठता है कि चीन और भारत के जो रिश्ते रहे हैं वो शुरू से नरम गरम रहे हैं, लेकिन एक गुंजाइश हमेशा टॉक्स की रही, एक गुंजाइश हमेशा कूटनीति की रही। क्या आपको लग रहा है कि शायद वो संभावनाएं अब धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं, अब प्रेशर टेक्निक ज्यादा अपनाई जा रही है? देखिए, हमें समझने की जरूरत यह है कि जब चीन भारत को देखता है, वो देखता है कि भारत एक स्टूज है अमेरिका का, और इसलिए चाइना के पास आज के समय में अगर आप देखें तो 30% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वो आज चाइना में स्थित है, बोथ बाय वॉल्यूम एंड बाय वैल्यू। एंड ये उन्हें लगता है कि उनके पास ये काउंटर या इंश्योरेंस है यूएस लेड वेस्ट डोमिनेटेड फाइनेंशियल पावर और टेक्नोलॉजिकल लीड। और इसमें जब चाइना +1 की बात आती है और जब ट्रेड वॉर होता है, तो और उसमें वहां पे जब एप्पल की तरफ से ये एक स्टेटमेंट जारी होता है कि क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर अब बढ़ रहा है, उसके वजह से अब हम अगले साल 2026 तक जो भी आईफोन यूएस में बेचे जाएंगे वो अब भारत में मैन्युफैक्चर होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है चाइना के लिए। अब आप ये सोच सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन सब ठीक हो रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि चाइना जब भी इंडिया को देखता है तो वो यूएस के प्रिज्म से देखता है, और चाइना +1 की बात आती है जब तब वहां पे एक इंडिया एक लीडिंग कॉम्पिटिटर दिखता है। और इस मामले में जब आप एप्पल को देखते हैं तो एप्पल एक मार्कर है। अगर एप्पल इतनी बड़ी कंपनी अगर चाइना +1 की तरफ देख रही है और अगर इंडिया को देख रही है, तो बहुत ही मुमकिन, ये काफी माना जा सकता है कि शायद बाकी कंपनियां जो एप्पल को फॉलो करेंगी और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की तरफ देखेंगी, वो भी इंडिया को एक प्राइमरी कैंडिडेट की तरह देखेंगे। अब अगर आप चाइनीज लीडरशिप की अगर आप उनके स्टेटमेंट्स निकाल के देखें, तो उनका मानना है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस जो है वो एक इंश्योरेंस है यूएस के अगेंस्ट। और इसका हमने एक एग्जांपल देखा था जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर बढ़ा, जब ट्रंप ने चाइना के बहुत पूरे इंपोर्ट्स के ऊपर जब टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे, तो चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लागू किए, और उसके कारण बहुत जल्दी करीब कुछ 1 महीने के अंदर अंदर ही यूएस को झुकना पड़ा, अमेरिका को झुकना पड़ा। तो ये आप जब इन तीनों के ट्रायंगल को जब देखते हैं, तो अगर यूएस और चाइना में अगर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, और अगर चाइना इंडिया को अगर यूएस के प्रिज्म से देख रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है। और इसीलिए आपने देखा कि अगर यूएस हाल फिलहाल जो उन्होंने व्हाइट पेपर भी जारी किया, उसमें उन्होंने साउथ एशिया को लेकर बहुत ज्यादा बातें नहीं की। उसमें उनके कंसर्न, खासतौर पे चीन के ज्यादातर कंसर्न सीधे अमेरिका से ही जुड़े हुए थे, और उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया था। और जाहिर सी बात है कि भारत और अमेरिका के बढ़ते टाइज, उनके बढ़ते मजबूत संबंध, वो चीन की आंखों में खटकेंगे, और बाजार एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। रतन सर, हमें बताइए कि फिर अब यहां से क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी चीज को स्ट्रेटेजिकली आपको घेराबंदी की जाती है, तो बहुत सारे विकल्प आपके पास भी कम होते हैं। जहां पर दुश्मन सीधे किसी चीज पे आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, वहां पर शायद आपको अपना दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ये आपने सही बोला प्रशांत जी। इसमें देखने वाली बात ये है कि हम क्या इस दायरे में फंसना चाहते हैं जिसमें चीन हमको फंसाना चाहता है, या हम इसमें से निकलना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर है कि इस समय चीन भारत को एक अपना सबसे बड़ा कंपटीशन देखता है। और जैसे कि अभी अभय जी ने भी बताया है कि वो चाइना जब देखता है भारत को, तो वो देखता है एक अमेरिका के साथ। मैं अमेरिका उस प्रिज्म से भी अगर हम देखें, तो हम ये देखें कि भारत क्वाड का हिस्सा है, और क्वाड के हिस्से में होने की वजह से इसके जो सोशल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है, चाइना उससे भली भांति परिचित है। और चाइना को लगता है कि अगर उसके लिए एशिया पैसिफिक में और साउथ चाइना सी वाले रीजन में कोई कोई भी बहुत बड़ी चैलेंज पेश कर सकता है, तो वो ये क्वाड कर सकता है, और उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों मिल करके। इसमें अगर सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आ रही है
कि हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की कमी है, क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी बड़ा है चाइना के साथ, तकरीबन तकरीबन $100 बिलियन का, ये छोटा मोटा नहीं है। हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग, हमारी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम आयरन की रिक्वायरमेंट, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है स्टैटिन, गैलियम की, जर्मेनियम की, और इसमें साथ साथ अभी एक ग्रेफाइट भी जुड़ गया है, जिसकी वजह से चाइना ने हमारे, जब हमें चाहे तो वो हमें एक सुपर पावर बनने की तरफ, एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने से रोक सकता है। इसका एक सबसे बड़ा यही एक जवाब हो सकता है कि हम अपनी कंट्री में इसको, जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उससे इस कमी को पूरा करें। इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा जो सरकार ने पहल की है। एक तो नेशनल सेंटर फॉर मिनरल्स जो है, एनसीएमएम ने एक पहल की है, जिसके अंदर कोल वेस्ट को उन्होंने स्कैन करने के लिए बोला है। और कोल वेस्ट को हमने जब स्कैन किया है इंडिया में, तो उस कोल वेस्ट को स्कैन करने से हमने देखा है कि हमारे पास कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स निकले हैं जो वाकई कोशिशें जारी हैं, लेकिन शायद ड्रैगन से जो कहते हैं ना प्रतिस्पर्धा करने के लिए शायद हमें और एग्रेशन की आवश्यकता है। के सिन्हा सर, हमें ये बताइए कि चिंताएं आपकी ज्यादा कहां नजर आ रही हैं, आपको सबसे ज्यादा कंसर्न कहां दिख रहे हैं? देखिए, चिंताओं में तो यदि आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और उसको हम ब्रेक थ्रू करने जो चाह रहे हैं, खास करके 2030 तक का जो सफर है, जब हम पायदान को लाभ करके तीसरे नंबर पे और फिर दूसरे से हम चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। अभी तो वही कॉम्पिटिटर। देखिए, आप हमें दिखता कहाँ है और कहाँ पर हमें एज मिल रही है। हमें प्रॉब्लम ये थी कि डिफेंस में हम, क्योंकि ये मेन है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, रेयर अर्थ मटेरियल एक फेनोमेना हो सकता है, क्योंकि उसमें तकरीबन 3 दशक का एक लीड ले रखा है चाइना ने। वो हम अभी जागे हैं, विश्व जागा है, अमेरिका जागा है। जिस तरह से देखिए, सभी जगह वो अभी रेयर अर्थ मटेरियल के ऊपर बात हो रही है। और खास करके इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट आप चिली में देख रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जो गए हैं ब्रिक्स समिट के अंदर में, अर्जेंटीना, ये सब वो उसका ही हिस्सा है। यदि हम वहां जाते हैं, घाना में जाते हैं, वहां भी रेयर मटेरियल, तो चाइना के पास ऐसा नहीं कि उसके पास खुद का भंडार है। उसने उस तरह से निवेश करके इन जगहों से ही रेयर मटेरियल का वो अपने पास लाना चाहता है, और इसी की लड़ाई है इंडो पैसिफिक। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। मेरे पास समय कम है, मेरे एक आखिरी सवाल के साथ अमित आपके पास आना चाहूंगा। हमें यह बताइए कि अगर इस तरह का एग्रेशन, मतलब चाइना से तो एक मामले में और नहीं कंपीट किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को मानता ही नहीं। किसी मैन्युफैक्चरिंग में रेयर अर्थ के बारे में ही कहा जाता है, जिसमें एक दौर में अमेरिका खुद लीडर हुआ करता था, उसका इनोवेशन था, कैलिफोर्निया से इसकी शुरुआत हुई और उसमें डोमिनेंस चाइना का हो गया। जी देखिए, जब रेयर अर्थ्स की बात आती है तो उसमें 2 चीजें हैं जो हमें देखनी है। एक है प्रोडक्शन, जो माइनिंग, और दूसरा है उसकी प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन में ये 2 चीजें होती हैं। तो जहां तक अभी इस वक्त माइनिंग की बात है, जहां पे रिजर्व्स होते हैं, वो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में भी काफी रेयर अर्थ्स हैं ना। दूसरी चीज आती है, आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं कि आपके पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है या नहीं है। अब वो भी, जैसा आपने कहा कि यूएस एंड वेस्ट जो था, वो उनके पहले यूजर्स थे, उनके पास ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि ये जो माइनिंग का प्रोसेस होता है और जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस होता है, इन दोनों में ही इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप चाइना को देखें तो चाइना एक मोस्टली कोल पावर्ड कंट्री है। जो बाकी वेस्टर्न कंट्री जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, उन्हें वहां कोल यूज करने पे उनके ऊपर एक लिमिटेशन है जो यूएनएफसीसी की तरफ से लगी होती है। लेकिन चाइना उसमें एग्जेम्प्ट है। अब चाइना, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 20-25 सालों में जितना खपत चाइना ने कोल की है, वो मिला, अगर आप देखें तो पूरे देश भर के वही मैं कह रहा था। और यही एक बात है, मतलब हम यही चाहते हैं कि यही नजर आता है कि अगर किसी चीज में इस लेवल पे खाई बनती है पूरी दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज देशों और चाइना के बीच, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि वो बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे वेस्ट के निस्तारण, इन सब चीजों को मानता नहीं है। मेरे पास समय कम है और मुझे शो अब खत्म होना होगा।
माफ़ी चाहूँगा रतन जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता, समय सीमा है, लेकिन अच्छी चर्चा रही रतन जी। इसके साथ ही के सर और अमित, आपका सभी का शुक्रिया और इस चर्चा में अपना तमाम कंट्रीब्यूशन देने का, ग्रेट इनसाइट्स। और फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि जो स्थितियां हैं फिलहाल उसमें स्ट्रेटेजिकली भारत और ज़्यादा बेहतर हो और ज़्यादा जो चाइना है उसको हर मोर्चे पर टक्कर दे, बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है।